नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से जो बाउंस है उसको हम एक ए बी और सी के अंदर 1 2 3 4 5 इसको हम एक करेक्टिव बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, इर्रेगुलर करेक्शन मान रहे थे। ये जो रिट्रेसमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ अगला जो बाउंस था उसका 23% ही रिट्रेस हुआ था। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये कब होता है, इस तरीके का इरेगुलर करेक्शन कब होता है, जब आगे का मूव लोग मिस कर जाते हैं और वो छोटा सा भी करेक्शन आता है तो वो बाइंग में घुस जाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो ये बाउंस जो है वो मिस कर दे, इसीलिए इरेगुलर करेक्शन बनते हैं। और ये इरेगुलर करेक्शन क्या इंडिकेट करते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो मार्केट में पॉजिटिव है। एक्चुअली ये करेक्शन जो है अभी कंटिन्यूएशन में था, ऐसा हमने डिस्कस किया था और एक बार फिर से ये यहाँ पे इस रेंज में डिक्लाइन दे सकता है, जहाँ पे ये करेक्शन कंप्लीट होके उसके बाद ये ऊपर जा सकता है, राइट। तो उसके बाद अगर आप देखें तो फ्राइडे को वहीं से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, उसके बाद इसने हाई को भी ब्रेक नहीं किया है और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये ABC हो सकता है उसी तरीके से ये डिक्लाइन भी किया है, राइट। अब ये इस रेंज में से या इस रेंज में से कहीं से भी ये करेक्शन कंप्लीट करके ये A और 1 तो कंप्लीट कर चुका है, अब ये इरेगुलर करेक्शन B और 2 कंप्लीट करके फिर से ये कंटिन्यू कर सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, हम तो यहाँ पे ये डिक्लाइन के बाद एक करेक्टिव बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। जो हमने इसका रिट्रेसमेंट भी निकाला था 61% तक, तो उसमें हम एक करेक्टिव बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और वहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। 61% जो भी हमने निकाला था उसके ऊपर ही पॉजिटिव थे और वो 61% के ऊपर डायरेक्टली इम्पल्सिव मूव दिया है, तो इसका क्या करें, हमारा काउंटिंग तो फिर चेंज हो जाएगा, राइट। तो वापस हम इसको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में जाके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये एक एंडिंग डायगोनल हो सकता है और इस रेंज में से हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन को हम टारगेट, मिनिमम टारगेट मान रहे थे। ऐसा क्यों मान रहे थे? क्योंकि ये हमारे ध्यान में था ही कि अगर यहाँ से शार्प बाउंस फिर से होता है तो हो सकता है कि ये एक इरेगुलर करेक्शन हो, राइट। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर बड़ा करेक्शन है तो भी और अगर ये इरेगुलर का सी है तो भी एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन तक तो डिक्लाइन आ ही सकता है। उसके बाद हमने क्या किया था, जब यहाँ पे इम्पल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया तब यहीं से हमने ये रिट्रेसमेंट रेंज निकाली थी कि अब इस रेंज में हमें एक करेक्टिव बाउंस देखने को मिल सकता है। बाउंस तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, राइट। इसका मतलब ये बाउंस जो है ऐसा भी नहीं कि हमें लॉस करवा गया है, राइट। हम बाउंस तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे लेकिन हम करेक्टिव बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये इम्पल्सिव हुआ है, राइट। तो इसके ऊपर ये इम्पल्सिव बाउंस कंप्लीट भी हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब हमें काउंटिंग में क्या चेंज करना होगा कि हो सकता है कि ये एक इरेगुलर करेक्शन हो और यहाँ से फिर से ये मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो फिर काउंटिंग क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 22,124 पे क्या कंप्लीट होगा और यहाँ पे क्या कंप्लीट होगा, ये एक इरेगुलर करेक्शन बन जाएगा A, B और C। तो इसको हमें हायर टाइम फ्रेम में देखना होगा कि ये 22,124 से जो करेक्टिव डिक्लाइन हुआ है वो क्या है। तो उसको अगर हम हायर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये 1, 2 और ये जो 3 है ये एक्चुअल में 161% अचीव नहीं किया है और यहाँ पे ये इरेगुलर करेक्शन को हम पहले क्यों नहीं मान रहे थे, क्योंकि हम अगर इसका रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज में ये नहीं आया था, इसीलिए हम ये एंडिंग डायगोनल प्रीफर कर रहे थे और यहाँ पे इस रेंज में करेक्टिव डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद ये ऊपर जा सकता है क्योंकि ये 23% भी रिट्रेस नहीं किया था, राइट। तो पहले से ये मान लेना कि ये 23% नहीं आएगा और यहीं से बाउंस कर लेना, राइट, ये भी खिलाफी होगा हमारी ओवरऑल जो नॉर्मल हमारी सोच होती है इलियट वेव की तरफ, राइट, उसके खिलाफी होगा। इसीलिए मैं पहले से नहीं मान रहा था कि ये इरेगुलर करेक्शन हो सकता है क्योंकि उस केस में ये इस रेंज में नहीं आता, राइट। तो अभी यहाँ से जब ये बाउंस किया है 61% के ऊपर इसका रिट्रेसमेंट जो हमने निकाला, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये 3 और 4 हो सकता है भले ही ये इस रेंज में ना आया हो। तो यहाँ से अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो ये 1, 2,
3 और 4 फिफ्थ का प्रोजेक्शन बहुत ऊपर आएगा क्योंकि ये एक्सटेंडेड नहीं है, तो 5 जो है वो एक्सटेंडेड होगा, 61% बहुत ऊपर आएगा। अभी हमें उसको नहीं निकालना है, हम क्या करते हैं यहाँ से जो बाउंस है उस पर ही फोकस करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ तक ऊपर जाएगा। इसमें तो हमें 1 2 3 4 5 ही तो ढूंढने हैं, राइट। तो टॉप तो हमें ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा, राइट। तो अभी यहाँ से जो बाउंस है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है, ये इम्पल्सिव बाउंस है ए और 1, और ये इरेगुलर करेक्शन जैसा पिछले वीडियो में एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये सी के लिए जा रहा है। अब ये कितना जाएगा सी हमें नहीं मालूम, सी को देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब ये सपोर्ट रेंज है, हम तो इस रेंज में करेक्टिव डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि सबको पॉजिटिविटी है कि ये इलेक्शन आ रहा है तो मार्केट तो पॉजिटिव है, तो कोई किसी को रैली मिस नहीं करनी है, तो इसीलिए करेक्शन जो है वो डीप करेक्शन नहीं आ रहा है, राइट। डीप करेक्शन कब आता है? जब लोगों को डर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे तो लोगों को डर ही नहीं है। लोगों को लग रहा है कि मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, राइट। मेजॉरिटी मोदी गवर्नमेंट आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो किसी को ये रैली मिस नहीं करनी है, इसलिए करेक्शन जो है वो डीप नहीं आ रहा है, राइट। और ये इरेगुलर करेक्शन भी बन रहा है, तो हो सकता है कि यहीं से ये 3 शुरू कर दे या फिर इसमें 38% के आसपास आके 3 शुरू करे। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि ये ओवरऑल सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे अगर ट्रेड करता है 22,044 के नीचे तो ही निफ्टी को नेगेटिव मानेंगे। अभी के लिए रिवर्सल प्लान के लिए इस पैटर्न को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, एक रिवर्सल पहचानने के लिए, तो अगर ये ए इरेगुलर बी और ये सी है तो जनरली हम क्या करते हैं, सी का रिट्रेसमेंट निकालते हैं 23 to 38%। उसमें 38% के ऊपर इंपल्सिव बाउंस करता है तो उसके बाद के करेक्टिव डिक्लाइन में हम प्लान कर लेते हैं बाइंग का, राइट। वो हो जाएगा 1 और 2 और उसके बाद यहाँ से हम कैप्चर कर सकते हैं 3 के मूव को। इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि 38% के ऊपर गया, उसके बाद करेक्टिव डिक्लाइन भी आया, तो हमने यहाँ पे बाइंग में एंट्री ले ली, ये हमारा स्टॉप लॉस बन गया। लेकिन अगर उसके बाद ये धीरे धीरे करके एक 100 to 123% की रेंज में आता है, मतलब कि ये ABC बनाता है, तो हो सकता है कि एक बार फिर से ये डिक्लाइन करे, ये ABC बनाए और उसके बाद ये बाउंस करे। उस केस में क्या हो जाएगा कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये A, B और C है, उसकी वजह ये हो जाएगा W, X और ये Y हो जाएगा। लेकिन ये बाद की बात है, ये हम सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी हो सकता है। अदरवाइज क्या सोचेंगे आप कि ये 38% के ऊपर गया, राइट। अब ये रिट्रेसमेंट किया, मतलब ये ऊपर जा सकता है जैसा चिराग ने बोला था, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे सी बन के डिक्लाइन आता है तो फिर आप गाली देंगे कि राइट ये तो 38% के ऊपर पॉजिटिव बोल रहा था, अब ऊपर जाके वापस ये डिक्लाइन कर रहा है। पैटर्न हम सभी हमारे माइंड में होनी चाहिए। मेरे माइंड में सभी पैटर्न होती है, लेकिन एक साथ में एक ही वीडियो में सारी पॉसिबिलिटी आपको दिखाऊंगा तो फिर तो आप यही बोलेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो करे तो क्या करें, राइट। इसीलिए मैं सारी पॉसिबिलिटी वीडियो में नहीं दिखाता हूं। मैं क्या सोचता हूं कि पहले मैं ये बोलता हूं कि इरेगुलर करेक्शन बन गया है, अब ये 38% के ऊपर सस्टेन करता है, फिर करेक्टिव डिक्लाइन में बाय कर सकते हैं। अब मैं ये सोचता हूं कि अब यहां से मैंने बोल दिया कि इसके ऊपर अब जाएगा, लेकिन जब ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये ABC बनाता है तो हमें ध्यान में तो आ ही जाएगा, राइट। अगर ऐसा होगा तो तब मैं बोल दूंगा कि अब ये वापस C के लिए भी जा सकता है, राइट। तो ये इसको मैं बाकी रखता हूं, सभी एक ही वीडियो में सारी पॉसिबिलिटी समझाने का कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इस तरीके के जो सारी पॉसिबिलिटी है वो हमारे माइंड में होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी को साथ में सोच के कंफ्यूज हो, राइट। अभी के लिए पॉजिटिव सोचना है। अगर ऐसा होता है तो वो बात की बात है कि हम एक सी का डिक्लाइन देखेंगे और उसके बाद प्लान करेंगे बाइंग का, राइट। फ्रेंड्स, इस तरीके की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है इलियट वेव को जब हम यूज़ करते हैं तो वो सारी पॉसिबिलिटी आप तभी समझ पाएंगे जब आप इलियट वेव को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी वो पॉसिबिलिटी को समझ पाएंगे। तो हम जो है इलियट वेव जो है डिटेल में सिखाते हैं। हमारा 1-to-1 कोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपीज़ का है। 1-to-1 आप समझिए, जिसमें मैं और आप दो ही आमने सामने होंगे गूगल मीट पे, तीसरा कोई नहीं होगा।
और पूरे कंसेप्ट जो है इलियट वेव के मैं सिखाता हूँ आपको। 15 सेशन, 15 दिन होते हैं। 15 दिन में आपको कंटिन्यूअस मैं जिस तरीके से इलियट वेव समझता हूँ वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और उसके लिए 1-to-1 कोर्स के लिए 17,000 जो है वो कुछ भी नहीं है। जो मैं आने वाले टाइम में मई महीने में ये फीस जो है 1-to-1 की बढ़ा रहा हूँ। अगर किसी को 17,000 में ही करना है तो उनको ग्रुप में अभी करना होगा, राइट। तो ग्रुप में आप 17,000 फीस पे करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 1-to-1 करना है जो अभी मैं करा रहा हूँ 17,000 में, उसके लिए मैं फीस जो है वो मई मंथ से बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है वो भी अगर आप देखें मेरी वेबसाइट पे 5,000 फीस है उसकी, और कंटेंट जो है बिल्कुल भी प्रीमियम है। आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, जो भी अवेलेबल है मार्केट में इलियट वेव पढ़ा रहा है उनसे कई गुना ये बेहतर है रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स। लेकिन फिर भी मैंने इसको कम करके सिर्फ और सिर्फ 999 में आपको दे रहा हूँ, जिसकी वैल्यू लोग नहीं कर रहे। एक्चुअली ये फीस कम है इसीलिए किसी को वैल्यू नहीं है। अगर मैं ज़्यादा फीस लेता तो आप सोचते कि ज़्यादा फीस है तो बेहतर होगा, राइट। एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंसेप्ट जो है वो पहुंचाने का सोच रहा हूँ, इसीलिए फीस जो है मैंने कम रखी है, राइट। तो ये भी मैं सोच रहा हूँ कि 999 से बढ़ा के मैं वापस 5,000 कर दूँ, राइट, क्योंकि लोग जो है इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मार्केट में लंबे टाइम तक सस्टेन करना चाहते हैं, आप वाकई में ट्रेडिंग में अपना करियर जो है वो बनाना चाहते हैं, तो इलियट वेव तो आपको सीखना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, निफ्टी का सिनारियो हमने डिटेल में समझा है। अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।